गाड़ी जालंधर के रेलवे स्टेशन से आगे निकल आई थी। अब अमृतसर का स्टेशन आ रहा था। मुझे अमृतसर के स्टेशन पर ही उतरना था। जिस डब्बे में मैं बैठा था वो हिंदू सिख मुसाफिरों से भरा हुआ था। यह 3rd क्लास का डब्बा था। सब मुसाफिर अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। सिर्फ एक मुसाफिर इस डब्बे में ऐसा था जो थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे घूर कर देख लेता था। यह आदमी सिख नहीं था। अगर सिख नहीं था तो जाहिर है हिंदू होगा, क्योंकि पाकिस्तान बन जाने के बाद मशरकी पंजाब में एक भी मुसलमान नहीं रहा था। इस आदमी की उम्र 50-55 के करीब होगी। सर के बाल सफ़ेद हो रहे थे। गाड़ी जालंधर के रेलवे स्टेशन से आगे निकल आई थी। अब अमृतसर का स्टेशन आ रहा था। मुझे अमृतसर के स्टेशन पर ही उतरना था। जिस डब्बे में मैं बैठा था वो हिंदू सिख मुसाफिरों से भरा हुआ था। यह 3rd क्लास का डब्बा था। सब मुसाफिर अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। सिर्फ एक मुसाफिर इस डब्बे में ऐसा था जो थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे घूर कर देख लेता था। यह आदमी सिख नहीं था। अगर सिख नहीं था तो जाहिर है हिंदू होगा, क्योंकि पाकिस्तान बन जाने के बाद मशरकी पंजाब में एक भी मुसलमान नहीं रहा था। इस आदमी की उम्र 50-55 के करीब होगी। सर के बाल सफ़ेद हो रहे थे। आंखों पर मोटे शीशों की ऐनक लगी थी। खद्दर का मैला सा तंग पजामा पहना हुआ था। खद्दर के कुर्ते के ऊपर सदरी पहन रखी थी। सदरी के ऊपर की जेब के साथ इंडियन पेन लगा था। निचली जेब में रखी पॉकेट बुक का ऊपर वाला हिस्सा साफ नज़र आ रहा था। यह हिंदू यकीनन इंडिया के खुफिया पुलिस यानी CID का आदमी था। शायद वो दिल्ली से ट्रेन में मेरा पीछा कर रहा था, क्योंकि मुझे याद है जब जालंधर के स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी तो मैं प्लेटफॉर्म वाली खिड़की से सर बाहर निकाले देख रहा था। इस आदमी को मैंने ट्रेन के एक डब्बे से निकलकर अपने डब्बे की तरफ आता देखा था। इसका साफ मतलब था कि वो दिल्ली से मेरे पीछे लगा हुआ था। मेरे पास बाकायदा पाकिस्तान का पासपोर्ट था और इस पर वीज़ा भी लगा हुआ था, मगर वीज़ा सिर्फ दिल्ली शहर का लगा हुआ था। मैं दिल्ली शहर से बाहर नहीं जा सकता था। मैंने कानून शिकनी की थी और दिल्ली शहर से ट्रेन में सवार होकर अमृतसर की तरफ चल पड़ा था। आखिर मैंने कानून शिकनी क्यों की थी? इसका जवाब मेरी ज़िंदगी की वो हैरत अंगेज़ जज्बा हुब्बुल वतनी, कौमी हमियत और जज्बा गैरत में डूबी हुई सच्ची दास्तान है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह ज़माना पाक भारत जंग 65 से 1 साल पहले का ज़माना था। मशरकी पंजाब में खालिस्तान की तारीख की वजह से भारत की हुकूमत ने पंजाब के शहरों का वीज़ा देना बंद कर रखा था। चुनाचे मैंने दिल्ली शहर का वीज़ा लगवा लिया। वजह दिल्ली शहर की दरगाहों और तारीखी मकामात की सैर व सियाहत लिखी। दिल्ली में मेरे वालिद साहब के एक दोस्त सिंगर मशीनों की मरम्मत का काम करते थे। मैं सीधा उनके पास पहुंचा। भारतीय बॉर्डर की चेक पोस्ट वालों को मैंने वालिद के उस दोस्त का नाम और एड्रेस गलत लिखवाया था। उसकी वजह यह थी कि मैं दिल्ली की सैर व सियाहत के लिए भारत में दाखिल नहीं हुआ था। मेरा एक ख़ास मिशन था और मुझे दिल्ली से बगैर वीज़े के अमृतसर जाना था, और यह भी नहीं मालूम था कि मुझे कितने दिन कितने महीने गैर कानूनी तौर पर इंडिया में रहना होगा। मेरा मिशन एक मुकद्दस मिशन था। ये मिशन क्या था यह आपको आगे चलकर खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। मैं नहीं चाहता था मेरे वक्त मुकर्ररा पर भारत से वापस पाकिस्तान न जाने की सूरत में पुलिस मेरे वालिद के दोस्त को गिरफ़्तार करे या उसे तंग करे। मेरे वालिद साहब के इस दोस्त का नाम ज़हीरुद्दीन था और चांदनी चौक में उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहाँ वो सिलाई मशीनों की मरम्मत का काम करता था। इसको मैंने बिल्कुल ना बताया कि मैं असल में किस मिशन को लेकर भारत आया हूँ। उसे बताने की ज़रूरत भी नहीं थी। इस शरीफ आदमी के पास मैं 2 दिन रहा और पंजाब और इंडिया के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल करता रहा, क्योंकि इससे पहले मैंने अमृतसर, मजेठ, वेरका, बटाला, गुरदासपुर और कथुनगर के सिवा इंडिया का कोई इलाका कभी नहीं देखा था। जब पाकिस्तान बना तो इस वक्त मेरी उम्र यही कोई 12-13 साल की होगी और मैं अपने कस्बे मजेठ के एक हाई स्कूल में पढ़ रहा था। मेरी वालदा की वफ़ात हो चुकी थी। मेरी सिर्फ एक छोटी बहन थी। वालिद साहब ने दूसरी शादी नहीं की थी। उन्होंने हम दोनों बहन भाइयों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाया और हमें बाप के साथ साथ वालदा की भी शफ़क़त अता करना अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। जब पाकिस्तान बन गया और मशरकी पंजाब में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो गया तो हम भी एक काफ़िले में शामिल होकर मजेठे निकल पड़े। पाकिस्तान पहुंचने से पहले हम पर क्या बीती, ये मेरी सच्ची दास्तान की असल बुनियाद है, जो मैं आपको ज़रा आगे चलकर बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ यह बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान आने के बाद मैं दोबारा कभी इंडिया नहीं गया था। अब मैं वापस अपने वालिद साहब के दोस्त ज़हीरुद्दीन के पास आता हूँ, जिससे मैंने रेलगाड़ियों के औकात वगैरह के बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल की। मेरे पास इतनी ही इंडियन करेंसी थी जितनी करेंसी की कानूनी तौर पर मुझे इजाज़त थी। मेरा मिशन ऐसा था कि मुझे दिल्ली से निकलने के बाद अपनी तमाम ज़रूरियात जायज़ और नाजायज़ तरीक़ों से खुद ही पूरी करनी थी। उस वक्त मैं 24-25 साल का सेहतमंद भरपूर जवान था। मैंने जानबूझकर शलवार कमीज़ नहीं पहनी थी, क्योंकि ये उस ज़माने में भी मुसलमानों का लिबास समझा जाता था। अगरचे अभी ये हमारा कौमी लिबास नहीं बना था। मैं लाहौर से ही पुरानी मगर मजबूत कपड़े की बनी हुई वलायती जीन्स टाइप की पतलून और इसी रंग की मटियाली सी जैकेट पहन कर चला था। पाँव में जोगर शूज़ पहन लिए थे।
दिल्ली में आकर मैंने देखा कि वहाँ भी नौजवानों में इस किस्म का हैप्पी टाइप का रफ टफ लिबास बड़ा मकबूल था। इस लिबास से ये बिल्कुल नहीं पता चलता था कि आदमी मुसलमान है या हिंदू। ज़हीरुद्दीन के घर में 2 दिन रहने के बाद मैंने एक रोज़ उन्हें कहा कि मैं जामा मस्जिद देखने जा रहा हूँ। वहाँ से मैं सीधा दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर आ गया। मैंने पहले से मालूम कर लिया था कि अमृतसर जालंधर की तरफ गाड़ी किस वक्त चलती है। मैंने स्टेशन पर आकर अमृतसर का टिकट लिया और प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गया। जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लगी तो मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ 3rd क्लास के एक डब्बे में बैठ गया। ये मौसम ऐसा था जिसको हमारे पंजाब में खुशबहार का मौसम कहते हैं, यानी मार्च के महीने का मौसम। अब पाकिस्तान में ही था तो 1-2 बारिशें भी हो गई थी जिनसे मौसम में खुनकी आ गई थी। दिल्ली में भी मौसम खुशगवार था। गाड़ी अमृतसर की तरफ चल पड़ी। दिल्ली के बारे में मैंने सुना भी था और स्कूल की किताबों में भी पढ़ा था कि वहाँ मुसलमान बादशाहों ने कई साल तक हुकूमत की है और वहाँ मुसलमानों की बड़ी यादगार इमारतें, महल और किले हैं, मगर मैंने सिवाय जामा मस्जिद की और कुछ ना देखा। मेरा मिशन ऐसा था कि मेरा ध्यान अपने आबा व अजदाद की तारीखी इमारतों की तरफ जा ही नहीं सकता था। जामा मस्जिद में भी एक दिन नमाज़ पढ़ने चला गया। मैं कोई नमाजी परहेजगार नौजवान नहीं था। पाकिस्तान में कभी कभार ही नमाज़ पढ़ लिया करता था। मुझे नमाज़ पढ़नी आती भी नहीं थी, मगर दिल्ली की जामा मस्जिद में मैं खुदा के हुजूर सजदा रेज़ होकर अपने मिशन की कामयाबी के लिए ज़रूर दुआ मांगना चाहता था। जब वहाँ गया तो नमाज का वक्त हो गया था। नमाजी पहले से मौजूद थे। मैं भी वज़ू करके उनके पीछे बैठ गया। नमाज के बाद हाथ फैलाकर आंखें बंद करके अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि वो मुझे मेरे मिशन में कामयाब करे और मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं अपने महरूम बाप की रूह को सुकून पहुँचा सकूँ। मैं जामा मस्जिद की अज़मत और शान शौकत देखकर हैरान ज़रूर हुआ था और सोचने लगा था कि इतनी अजीम शान मस्जिद बनाने वाले मुसलमान इसे हिंदुओं के रहमो करम पर छोड़कर क्यों चले गए, क्योंकि मैंने दिल्ली में देखा था कि मुसलमानों की हालत हिंदुओं के मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं थी। गाड़ी अमृतसर की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। एक्सप्रेस ट्रेन थी, इसका नाम मुझे याद नहीं रहा। उसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ थी और वह छोटे छोटे स्टेशन छोड़ती जा रही थी। पाकिस्तानी पासपोर्ट मेरी जेब में था और इस पर सिर्फ दिल्ली का वीज़ा लगा हुआ था। अगर पुलिस का कोई आदमी मेरी चेकिंग करता तो मुझे गिरफ्तार कर सकता था, क्योंकि मैं वीज़े के बगैर मशरक़ी पंजाब के शहरों की तरफ जा रहा था। कई बड़े शहरों के स्टेशन आए। गाड़ी वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकती और फिर आगे रवाना हो जाती। इस तरह सफ़र तय करते करते गाड़ी पंजाब में दाखिल हो गई। लुधियाना आया और गुजर गया। फिर जालंधर के स्टेशन पर गाड़ी रुकी। मुझे दिल्ली से चलते वक्त इस बात का धड़का लगा था कि कहीं कोई खुफिया पुलिस का आदमी मेरे पीछे न लगा हो। जालंधर सिखों का शहर था। प्लेटफार्म पर तकरीबन सभी सिख ही सिख नज़र आए। मैं खिड़की के साथ बाहर बैठा देख रहा था। मैंने एक 1.5 उम्र हिंदू को देखा कि पिछले किसी डब्बे से निकला और हमारे डब्बे में दाखिल हो गया। मैंने कोई ख्याल ना किया, लेकिन जब गाड़ी चली तो मैंने महसूस किया कि वह मेरी तरफ थोड़ी थोड़ी देर बाद घूर कर देख लेता है। ये वही हिंदू था जो अब भी मेरे डब्बे में दूसरे मुसाफिरों के साथ कोने में बैठा इसी वक्त मुझे मशकूक नज़रों से देखने लगता था, और जिसका जिक्र मैं अपनी दास्तान को शुरू में कर चुका हूँ। जब मेरे दिल में ख्याल पुख्ता हो गया कि यह शख्स ज़रूर खुफिया पुलिस का आदमी है, तो पहला रद्द-ए-अमल मुझ पर यह हुआ कि मेरे बदन में खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैं पाकिस्तान में नहीं था, अपने मुल्क में नहीं था, बल्कि दुश्मन मुल्क में था। हिंदू सिखों के मुल्क में था, जहाँ के मुसलमान शहरियों की कोई इज्जत व आबरू नहीं थी। पाकिस्तानी मुसलमान के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। वीज़ा पासपोर्ट रखने के बावजूद भारतीय पुलिस जिस पाकिस्तानी मुसलमान को चाहे पकड़ कर थाने ले जा सकती थी। मैंने ऐसे कई वाक़यात सुने थे कि भारतीय पुलिस किसी पाकिस्तानी मुसलमान को दिल्ली, बम्बई या किसी दूसरे शहर में यूं ही पकड़ कर थाने ले गई और फिर इसका कुछ पता न चला कि वो कहाँ गायब हो गया। आमतौर पर भारतीय पुलिस ऐसे पाकिस्तानियों पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जेलों में बंद कर देती और उन पर इस कदर तशद्दुद किया जाता कि वो जेल में ही सिसक कर मर जाते। यही वजह थी कि जब मुझे यकीन सा हो गया कि यह 1.5 उम्र का नेहरू पट सदरी वाला हिंदू CID का आदमी है और मेरे पीछे लगा हुआ है, तो मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। यह मेरा पहला रद्द-ए-अमल था। इसके साथ ही मैंने अपना ध्यान अपना खुदा की तरफ और फिर अपने मिशन की तरफ कर लिया। मेरा आधा खौफ दूर हो गया, क्योंकि मैं जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान से अपने मिशन की तकमील के लिए निकला था और दिल में यह अहद करके निकला था कि अपने मिशन की तकमील से पहले मुझे मरना नहीं है, और अगर मरने का वक्त आ गया तो 6-7 काफिरों को मार कर मरूँगा। खुदाए ज़ुल-जलाल और उसके नबी पाक पर यकीन कामिल ने मुझे हौसला दिया और मेरे दिल से खौफ बिल्कुल निकल गया। अब मैं इस खुफिया पुलिस वाले हिंदू से बच निकलने की तरकीबों पर गौर करने लगा। इतना मुझे मालूम था कि यह शख्स अचानक मुझे नहीं पकड़ेगा, क्योंकि ऐसा वो जब चाहे कर सकता था। उसका अपना मुल्क था, अपनी हुकूमत और उसकी अपनी पुलिस थी जो ट्रेन के साथ भी सफ़र कर रही थी। उसके अपने हिंदू सिख लोग थे। अगर वो मुझे पकड़कर सिर्फ यह ऐलान कर दे कि मैं पुलिस का आदमी हूँ और यह लड़का पाकिस्तान का जासूस है, तो डब्बे के सारे मुसाफिर न सिर्फ ये कि इसके साथ हो जाएंगे, बल्कि मुझ पर हमला भी कर देंगे।
लेकिन अभी तक इसने मुझ पर हाथ नहीं डाला था। असल में वो मेरी निगरानी कर रहा था और यह मालूम करना चाहता था कि मैं वीज़े के बगैर अमृतसर की तरफ कहाँ जा रहा हूँ, किससे मिलने जा रहा हूँ और मेरे साथी जासूस कहाँ कहाँ पर हैं। वो ये भी नहीं चाहता था कि मुझे इस खुफिया पुलिस के आदमी होने का ज़रा सा शक भी हो। मगर इसके बार बार मेरी तरफ घूर घूर कर देखने से मुझे न सिर्फ उस पर शक हुआ था बल्कि यकीन हो गया था कि यह CID का आदमी है, जो बाद में सच साबित हुआ। उस वक्त दिन ढल रहा था। गाड़ी के दोनों जानिब दूर दूर तक फैले हुए खेतों में दिन की रोशनी मान पड़ती जा रही थी। गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर से तेज़ी से गुजर रही थी। मैंने सर बाहर निकाल कर देखा। प्लेटफार्म के आखिरी हिस्से में एक तख्ते पर हिंदी में किसी स्टेशन का नाम लिखा हुआ था, जो मेरी समझ में न आया। मैंने अपने साथ बैठे हुए एक सिख मुसाफिर से पूछा कि ये कौन सा स्टेशन गुजरा है, तो उसने कहा माना वाला। मैं संभल कर बैठ गया, क्योंकि इसका मतलब था कि अमृतसर का स्टेशन आने ही वाला था। 12 साल पहले जब मैं ज़िला अमृतसर के कस्बे मजीठा के हाई स्कूल में पढ़ा करता था, स्कूल के लड़के आकर सैर करने गाड़ी में बैठकर माने वाला आ जाया करते थे। इस स्टेशन का नाम उर्दू में लिखा होता था। अब यह नाम हिंदी में लिखा हुआ था। उर्दू का नाम हटा दिया गया था। यह भी एक तब्दीली मैंने महसूस की। दूसरी तब्दीली मैंने यह देखी कि जालंधर से लेकर माने वाले तक रास्ते में दोनों जानिब जो देहात खेतों में दिखाई दिए, उनमें किसी जगह कोई मस्जिद नज़र नहीं आई, वरना पहले इन देहात में किसी न किसी जगह दरख्तों में किसी न किसी मस्जिद के मीनार ज़रूर नज़र आया करते थे। ये सिखों के देहात थे और पाकिस्तान बन जाने के बाद उन्होंने मस्जिदों को मस्मार कर दिया था। कई जगह इन मस्जिदों को गुरुद्वारों या मंदिरों में तब्दील कर दिया गया था। गाड़ी मानावाला के स्टेशन से काफ़ी आगे निकल गई थी। अब मुझे अपना इलाका जाना पहचाना लगने लगा था। एक फाटक आकर गुजर गया। इसके साथ ही आमों का एक घना बाग आया, जिसके गिर्द 4 दीवारें खिंची हुई थी। मैंने ये बाग पहचान लिया। इसे सरदारों का बाग कहते थे और हम यहाँ गर्मियों के मौसम में स्कूल के लड़कों के साथ आम तोड़ने आया करते थे। हम बाग की दीवार पर चढ़कर आम तोड़ते और राखे के आने से पहले आम तोड़कर छलांगे लगाकर भाग जाया करते थे। इसके बाद वह रेलवे लाइन आ गई, जो अमृतसर के अमरूदों के बाग के पहलू से होती हुई हमारे गाँव मजीठ की तरफ जाती थी। इस रेलवे लाइन को देखकर मैं उदास हो गया। मैं कई बार अपने वालिद और छोटी बहन के साथ ट्रेन में बैठकर इस लाइन पर से गुजरा था। ये रेलवे लाइन आम और अमरूद के बागों की तरह वैसी की वैसी थी। अब ट्रेन अमृतसर शहर में दाखिल हो चुकी थी। उसकी एक जानिब शरीफपुरा था, जो पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों का गढ़ था, और दूसरी तरफ कंपनी बाग शुरू हो गया था। डंडा पुलिस का फाटक भी गुजर गया तो थोड़ी देर बाद ट्रेन अमृतसर के स्टेशन में दाखिल हो गई। हिंदू सिख मुसाफिर अपना अपना सामान समेट रहे थे। मैंने आंख बचाकर खुफिया पुलिस वाले की तरफ देखा। वो भी मेरी तरफ देख रहा था। वो अपनी सीट पर बड़े सुकून से बैठा सिगरेट पी रहा था और इसने निगाह मुझ पर रखी हुई थी। मैंने सोचा कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। मुझे यह खतरा भी था कि हो सकता है ये अमृतसर स्टेशन के प्लेटफार्म पर उतरते ही मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दे। गाड़ी प्लेटफार्म पर रेंगती हुई रुक गई। मैंने प्लेटफार्म पर 3-4 सिख पुलिस कांस्टेबलों को देखा तो एक बार फिर जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। गाड़ी यहाँ आकर ख़त्म हो जाती थी, जिसकी वजह से सारे के सारे मुसाफिर ट्रेन से बाहर निकल रहे थे और काफ़ी शोर शराबा मच गया था। मैं भी इस हजूम में डब्बे से उतर गया। मैंने पहले ही दिल में सोच लिया था कि प्लेटफार्म के गेट से बाहर नहीं निकलूँगा। हर डब्बे के बाहर मुसाफिरों का काफ़ी रश था। एक पुलिस सर पर बहुत सा सामान उठाए मेरे आगे आके जा रहा था। मैं तेज़ी से उसके पहलू से होकर अगले डब्बे के मुसाफिरों में घुस गया और वहाँ से दूसरे डब्बे के दरवाज़ों में से गुजर कर डब्बे के अंदर चला गया, जो तकरीबन खाली था, और उसके दूसरे दरवाजे में जल्दी से लटक कर नीचे रेलवे लाइन पर उतर गया। मैंने तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया। यहाँ लाइन के साथ साथ लोहे का जंगला लगा हुआ था। एक जगह जंगले का एक पाइप उखड़ा हुआ था। कुछ मुसाफिर इसमें से गुजर कर साथ वाले प्लेटफार्म की तरफ जा रहे थे। मैं भी उनके साथ सामने वाले प्लेटफार्म पर निकल गया और वहाँ से दूसरी जानिब रेल की पटरियों का जाल बिछा हुआ था, उस तरफ उतर गया। ये सारी जगह मेरी देखी भाली थी। मैंने महसूस किया कि 12 साल में यहाँ कोई तब्दीली नहीं आई थी। मेरा इरादा रेलवे लाइनों पर से गुजर कर सामने वाली दीवार फांद कर रेगो ब्रिज को जाने वाली सड़क पर निकल कर आने का था। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।